तो अभी तक हमने फिजियोग्राफिक डिविजन्स में कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें समझनी है। कोई भी रॉक विच इज फॉर्म्ड नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है। Hello everyone, welcome to ePedagogue. My name is Ishant Tripathi and we are doing class 9 geography. Chapter 1 हमने complete कर लिया है. We are on the chapter 2. In the first part we have completed the two physiographic divisions along with some basics of the earth. So अभी तक हमने physiographic divisions में हिमालयास कर लिया है. इसके अलावा हमने नॉर्दर्न प्लेन्स भी कर लिया है और उसके पहले हमने जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ा था, समझा था। और अब हम जो करने जा रहे हैं वो बाकी के जो 4 फिजियोग्राफिक डिविजन्स हमारे बचे हैं उसे हम करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारे बचा है एक तो पेनिनसुलर प्लेटो, दूसरा हमारे कोस्टल प्लेन्स, तीसरा इंडियन डेजर्ट और चौथा हमारा आइलैंड ग्रुप्स। So without wasting any further time, let's get into the chapter. So this is your chapter, Physical Features of India, and today what we are going to do is the Peninsular Plateau. So this is your NCERT का पेज। हम इसके माध्यम से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा वैसा हो जाता है। All I would want is कि आप इस स्लाइड को काफ़ी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैंने उस जो पेज के अंदर जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन, इनफैक्ट इनसे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। दी सब हेडिंग्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट मोर क्लियर। अब देखो, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि ये जो पेनिनसुलर प्लेटो है इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें समझनी हैं। सो सबसे पहले आ जाता है डिवीजन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो। उसके अलावा कौन से रॉक्स ने ये पेनिनसुलर प्लेटो फॉर्म किया है, एक्सटेंट क्या है, सेंट्रल हाईलैंड क्या है, डेक्कन प्लेटो क्या है, इसके अलावा कौन से रिवर्स इसको ड्रेन करती हैं। जाहिर सी बात है कि ये वाला जो प्लेटो है तो इसका कोई ना कोई एक स्लोप ज़रूर होगा, एक ना एक तरफ ये इंक्लाइन ज़रूर रहेगा। तो वो इंक्लिनेशन कैसा है, कन्फिगरेशन क्या है, कौन सा एरिया ब्रॉडर है, कौन सा नहीं है, ये सारी चीज़ें जो इसके अंदर लिखी हुई हैं हम कैटेगरी वाइज, सब टॉपिक वाइज इसको हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं ज़रा आपको दिखा दूं मैप के अंदर कि हम ऑलरेडी जो हैं वो क्या कर चुके हैं। हमारा हिमालयन रेंज कंप्लीट हो चुका है, हमारा नॉर्दर्न प्लेन कंप्लीट हो चुका है। आज जो हम सबसे पहले उठा रहे हैं वो पेनिनसुलर प्लेटो रीजन उठा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री कर रहे थे इंडिया की और अर्थ की, कि पेनिनसुलर प्लेटो जो है या पेनिनसुलर जो रीजन है वो इंडिया का ओल्डेस्ट लैंड मास है। इनफैक्ट दिस वॉज द लैंड मास which was a part of गोंडवाना लैंड। You remember जब हमने बात करी थी कि एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था पैंजिया, which got divided into 2 parts. The northern part was called as Laurasia or Angara land and the southern part was known as Gondwana land. So this was the part of India जो कि गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था। Neither Himalayas were there nor northern plains were there, but this peninsular plateau was there as a part of Gondwana land. सो हम ये कह सकते हैं ये ओल्डेस्ट लैंड मास है। इट्स अ ह्यूज लैंड मास एंड देयरफॉर सिंस इट्स अ ह्यूज लैंड मास, सो हमें इसके पढ़ने के लिए हमें इसे थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ेगा। इसको हमने डिवाइड कैसे किया है, हमने इसको डिवाइड किया है 2 हिस्सों में। कैसे? ये 2 हिस्से जो हैं वो ऐसे करके हैं। देखो, यहाँ देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये है सबसे पहले ये वाला एक पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो इसके अंदर आता है, ये हो गया नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला। और फिर एक दूसरा पार्ट आता है सदर्न पार्ट, जो कि ऐसे करके इन्वर्टेड ट्राइंगल जैसा है, ये है डेक्कन प्लेटो। तो हम शुरुआत से शुरू करते, ये हमने समझ लिया मैप के अंदर कि कौन सी चीज़ है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ये है पेनिनसुला प्लेटो जो हम पढ़ने जा रहे हैं। 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, एक इसके नॉर्दर्न पार्ट को पढ़ेंगे और उसके बाद एक इसके सदर्न पार्ट को पढ़ेंगे। इस नॉर्दर्न पार्ट और सदर्न पार्ट को पढ़ने से पहले सबसे पहले शुरू करते हैं इस हेडिंग से, डिवीजन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया कि डिवीजन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो में आप क्या कर रहे हैं, 2 पार्ट्स में पेनिनसुलर प्लेटो को डिवाइड कर रहे हैं। एक इसका नॉर्दर्न पार्ट है और एक इसका सदर्न पार्ट है। नॉर्दर्न पार्ट को हम कह रहे हैं सेंट्रल हाईलैंड। क्या कह रहे हैं हम इसको? सेंट्रल
highland. So this is what we are going to deal with in the first phase. उसके बाद the southern part is known as Deccan. This is C, Deccan Peninsula. Okay. Okay. So ये चीज हमने करनी थी, एक तो ये हो गया। इसके बाद दूसरी चीज आती है कौन से रॉक्स ने इन प्लेटोज को बनाने में हेल्प करी है। सो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये रॉक्स बने कैसे हैं। सो ये इग्नियस रॉक्स हैं, ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। मैंने आपको पहले वाले बेसिक चैप्टर्स में ये भी पढ़ाया है कि इग्नियस रॉक क्या होता है। कोई भी रॉक विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द सॉलिडिफिकेशन एंड कूलिंग ऑफ मैग्मा, मोल्टेन मैग्मा, उसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। सो यहां पर जो मोल्टेन मैग्मा डेक्कन ट्रैप के फॉर्म में पूरे रीजन में फैला, उसी ने इसको प्लेटो बनाया। उसी ने इसको प्लेटो बनाया, इसीलिए ये इग्नियस रॉक का है। दूसरी बात क्या आ रही है? दूसरी बात ये आ रही है कि ये मेटामॉर्फिक रॉक भी हैं। अब मेटामॉर्फिक रॉक क्यों है? क्योंकि हमारे को अच्छे तरीके से पता है मेटामॉर्फिक का मतलब होता है कोई भी रॉक जिसका कि फॉर्म चेंज हो गया हो ड्यू टू टेम्परेचर और प्रेशर। डेफिनेटली यहाँ पर टेम्परेचर के वजह से जो इग्नियस रॉक है उनमें कुछ चेंजेस आए हैं, जिसके वजह से हम इनको दो रॉक्स के फॉर्मेशन के वजह से देखते हैं। ये जो पूरा एरिया है, ये जो सेंट्रल हाईलैंड है और ये जो डेक्कन प्लेटो है, कुल मिला के ये जो टोटल प्लेटो, ये जो टोटल रीजन है, ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक का बना है। इग्नियस इसलिए क्योंकि ये जो मोल्टेन मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आया, यानी इंडिया के सरफेस पे आया, उसने कूलिंग हुआ, उसमें सॉलिडिफिकेशन हुआ और उसके वजह से ये रॉक्स बने इग्नियस रॉक। इन्हीं इग्नियस रॉक्स में खूब सारे टेम्परेचर और प्रेशर के वजह से ये क्या बने? ये मेटामॉर्फिक रॉक हो गए। सिंपल सा बात है, अगर आप किताब से पढ़ोगे तो वो रटना पड़ेगा, हर चीज के पीछे लॉजिक ढूंढो, चीजें आसान होंगी। सो एक हफ्ता ये कंप्लीट, एक ये कंप्लीट। अब सवाल उठता है ये सेंट्रल हाईलैंड का एक्सटेंट क्या है? जब आप कोई घर देखते हो, प्लॉट देखते हो, कुछ भी देखते हो, तो आप देखते हो ना कहां कहां तक फैला है। बिल्कुल वैसे ही हमें इसको भी देखना है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो सेंट्रल हाईलैंड है ये कहां तक फैला है, हमें सबसे पहले ये देखना है। इसका एक सिंपल सा तरीका है देखने का। आप इसकी बाउंड्रीज को देखो, इसकी बाहर की बाउंड्रीज क्या है, पहले तो वो कवर करते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि इसके वेस्ट में, मतलब जैसे ये सेंट्रल हाईलैंड है, एक सेकेंड, हाँ, तो अगर मान लो कि ये सेंट्रल हाईलैंड है, तो इसके आपके नॉर्थ वेस्ट में क्या दिखेगा आपको? ग्रेट इंडियन डेजर्ट मर्ज हो रहा है अरावली के साथ। तो अरावली और जो इंडियन डेजर्ट है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, वो इसके नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, इसलिए ये नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है ये वाला रीजन। इसके साउथ में क्या पड़ता है? इसको अच्छे तरीके से देखने के लिए इसको मिटा देते हैं। ये विंध्या रेंज आप देख रहे होगे, इसके साउथ में क्या पड़ता है? ये विंध्या रेंज पड़ती है। समझ में आ गई बात आपको? ये साउथ में कौन सा पड़ता है? विंध्या रेंज पड़ती है। ये इसकी एक्सटर्नल बाउंड्री की बात मैं बता रहा हूं आपको, ये जो एक्सटर्नल बाउंड्री है। समझ में आ गई बात? इसके नॉर्थ वेस्ट में क्या पड़ा? इसके नॉर्थ वेस्ट में पड़ा आपका अरावली और आपका द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। इसके साउथ में क्या पड़ा? विंध्या माउंटेन्स। क्या बना? विंध्या माउंटेन्स, जो कि एक ब्लॉक माउंटेन्स है। इसके फर्दर ईस्ट में यहां बुंदेलखंड, बागेलखंड, इसके अलावा यहां छोटा नागपुर प्लेटो और फॉल्ट हुआ था। फॉल्ट मैंने आपको पहले भी बताया था। फॉल्ट क्या है? यह भी एक फिजिकल फीचर है। जब फ्रैक्चर होता है अलॉन्ग विद डिस्प्लेसमेंट तो बनता है फॉल्ट। तो एक मालदा फॉल्ट हुआ और उसके बाद यहां पर इसका एक्सटेंशन देख सकते हैं ईस्ट में, गारो, खासी और जैंतिया हिल्स। ये गारो, खासी और जैंतिया हिल्स जो है ये भी सेंट्रल हाईलैंड के पार्ट ही हैं, द इंडियन पेनिनसुला के पार्ट ही हैं। इट्स जस्ट दैट कि ये सेपरेटेड हैं इस वाले से फ्रॉम अ गैप, जिसको मालदा गैप हम कहते हैं या मालदा फॉल्ट हम कहते हैं। ये तीन हिल्स के नाम आपको बड़े अजीब से लग रहे होंगे, गारो, खासी और जैंतिया हिल्स। बेसिकली ये हिल्स हैं, प्लेटोज हैं, जो कि पार्ट है, जो कि ये जो नाम दिए गए हैं ये वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जिनका कि नाम है ये। उन्हीं ट्राइबल कम्युनिटीज़ के नाम पे इन पहाड़ों का भी नामकरण किया गया है। सो गारो, खासी, जैंतिया हिल्स, दे आर अ पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला। इट्स जस्ट दैट दे आर डिवाइडेड बाय अ फॉल्ट, मालदा फॉल्ट इसे कहते हैं। सो कुल मिला के हमने क्या देखा? हमने अभी तक सीखा नॉर्थ वेस्ट में इसके क्या है? द ग्रेट इंडियन डेजर्ट है विच इज मर्जिंग विद द अरावलीज। इसके साउथ में विंध्या रेंज है,
यहाँ से इसका शुरू होता है, सबसे पहले मालवा प्लेटो, फिर बुंदेलखंड, फिर बागेलखंड, उसके बाद छोटा नागपुर प्लेटो। दिस छोटा नागपुर प्लेटो इज वेरी 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 रिच इन मिनरल्स। ये 4 स्टेट्स में फैला हुआ है। इनफैक्ट इंडिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी का बैकबोन जो है ये छोटा नागपुर प्लेटो है, जो कि बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स में फैला हुआ है। इट्स अ सुपर बैग ऑफ मिनरल्स। अगर ये स्टेट्स नहीं होते इंडिया के पास तो बहुत मुश्किल था, क्योंकि इंडिया के पास जो एक बहुत बड़ा मिनरल का बैग है वो इट इज बिकॉज ऑफ दिस छोटा नागपुर प्लेटो। ठीक है, समझ में आ गया। ये 4 स्टेट्स में फैला हुआ है, बंगाल, बिहार, थोड़ा सा पार्ट, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और ये मध्य प्रदेश का भी थोड़ा बहुत पार्ट। ये 4 स्टेट्स है बेसिकली, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये 4 पार्ट्स हैं जहाँ पर ये फैला हुआ है। इसके अलावा यहाँ नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखोगे तो ये मेघालय प्लेटो है, जो कि 3 हिल्स का बना हुआ है, गारो, खासी, जैंतिया। नॉर्थ काचर हिल्स भी है, ये भी इसी का पार्ट है। इसी के साथ हमारा ये जो एक्सटेंट है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। मैं आपको बताऊं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझने की है वो है कौन सा वाला, ये बुंदेलखंड और बागेलखंड क्या है। मैं आपको बताऊं, इंडिया में स्टेट्स को लेके कि एस्पिरेंट्स हैं कि भाई ये स्टेट्स बनना चाहिए, इस स्टेट को अलग हो जाना चाहिए कि ताकि वहाँ खुशहाली आए, वहाँ पे डेवलपमेंट हो। ऐसे ही 2 रीजन्स हैं, जिसमें कि एक है ये बुंदेलखंड, ये वाला रीजन मैं आपको दिखाता हूँ। एक है ये बुंदेलखंड रीजन और ये है बागेलखंड रीजन। दीज आर द रीजन्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। इसके अलावा और भी हैं, बट इनसे हमारा अभी कोई काम नहीं है। ये मैं बस आपको लेके आया था कि ताकि आपको समझ में आए कि ये बुंदेलखंड बागेलखंड क्या है, राइट। सो दीज आर द एस्पिरेशनल स्टेट्स। इट इज जस्ट इन लाइन विद कि एक पूर्वांचल होना चाहिए, जैसे कि आपने ये पूर्वांचल देख रहे हैं आप, एक गोरखालैंड होना चाहिए जो यहाँ पर है, बोडोलैंड होना चाहिए जो उधर है। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें हैं, एस्पिरेशनल स्टेट्स हैं। ये चाह रहे हैं, यहाँ के लोग चाह रहे हैं कि इनका एक नया स्टेट का क्रिएशन हो कि ताकि इनके यहाँ भी प्रॉस्पेरिटी आए, इनके यहाँ भी डेवलपमेंट आए। हमने अभी तक सेंट्रल हाईलैंड्स को अच्छी तरीके से देख लिया है। सेंट्रल हाईलैंड 2 पार्ट्स में 4, देखो इधर देखो, इधर जो है हमने देखा, यहाँ से देखते हैं, ये अरावली और क्या था, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट था जो इसके नॉर्थ वेस्ट में था। इसके साउथ में विंध्यास माउंटेन्स थे, यहाँ से हमने शुरू करी थी। मालवा प्लेटो था यहाँ पर, फिर बुंदेलखंड था, फिर बागेलखंड था। इधर छोटा नागपुर प्लेटो था जो 4 स्टेट्स में फैला था। कहाँ कहाँ पर, बंगाल में, फिर उसके बाद झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और ओडिशा में। इट्स अ मिनरल बैग। इसके अलावा ये एक मालदा फॉल्ट है जिससे सेपरेट होके ये जो गारो, खासी, जैंतिया हिल्स हैं और नॉर्थ काचर हिल्स हैं, ये सारे एक्सटेंट हो गया। हमने एक्सटर्नल बाउंड्री को अच्छी तरीके से समझ लिया। आपसे कोई भी पूछेगा कि ये क्या है तो आप अच्छी तरीके से बता पाओगे। नेक्स्ट, थोड़ा पीछे चलते हैं स्लाइड में। हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड, मालवा, बुंदेलखंड, बागेलखंड, छोटा नागपुर प्लेटो एंड मेघालय प्लेटो अलॉन्ग विद नॉर्थ काचर हिल्स। ये हमने अच्छी तरीके से देख लिया। अब आपको मैं एक बात बताता हूं, ये जो रीजन है ना, कौन सा वाला, ये जो पेनिनसुलर प्लेटो है और खास करके पेनिनसुलर प्लेटो का ये जो ऊपर नॉर्दर्न पार्ट है जिसको हम सेंट्रल हाईलैंड कह रहे हैं, जिसके हमने 4-5 पार्ट्स पढ़े, तो यहाँ पे रिवर्स जो हैं वो ड्रेन करती हैं इस रीजन को। ये रिवर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि नदियाँ एक किस्म से लाइफलाइन होती हैं। ये मिनरल रिच एरिया तो है ही है, प्लेटो मिनरल रिच होते ही हैं। इसके अलावा ये नदियाँ जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं यहाँ की लाइफ के में। कैसे? 4 इंपॉर्टेंट रिवर, यमुना, चंबल, सिंध, बेटवा और केन। ये चारों नदियाँ, ये 5 नदियाँ जो कि ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा की। एक्चुअली चंबल, सिंध, बेटवा, केन ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की और यमुना ट्रिब्यूटरी है गंगा की, तो ऑटोमेटिकली ट्रिब्यूटरीज बन जाती है गंगा की। तो ये सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो इन एरियाज को ड्रेन करती हैं, अपना पानी पहुंचाती हैं और ये सारी नदियां इस तरीके से फ्लो करती हैं, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। कुल मिला के आप देख रहे हैं कि ये सारी नदियां यमुना से मिल रही हैं और फिर यमुना नदी गंगा से मिल रही है प्रयागराज में। ये आपको देखने को मिल रहा है। सो यही वाले रीजन की हमने अभी तक बात करी है, बुंदेलखंड, बागेलखंड, छोटा नागपुर प्लेटो, ये सब। तो ये जो सेंट्रल ये जो हमने मालवा प्लेटो की बात करी है, बुंदेलखंड, बागेलखंड की बात की है, इस एरिया को ड्रेन करती हैं यमुना और उसकी 4 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज। और यहां यानी छोटा नागपुर प्लेटो, ये वाला जो छोटा नागपुर प्लेटो है, इसको ड्रेन करती है एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर जिसको कहते हैं दामोदर रिवर, जो कि वेस्ट बंगाल में है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा मैं क्या समझा रहा हूं कि इस प्लेटो में 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स आ रहे हैं, एक छोटा नागपुर प्लेटो और इधर
जो बुंदेलखंड, बागेलखंड और ये जो मालवा प्लेटो, ये 3 प्लेटोज को मालवा, बुंदेलखंड, बागेलखंड, ये जो 3 रीजन्स हैं, इनको यमुना रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरीज ड्रेन करती हैं। और इसके अलावा छोटा नागपुर प्लेटो इसको दामोदर रिवर ड्रेन करती है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन नदियों के स्लोप से आपको पता चल सकता है, ये नदियों के जो फ्लो है इससे आपको पता चल सकता है इस प्लेटो का स्लोप का डायरेक्शन क्या है। जाहिर सी बात है, अगर डायरेक्शन स्लोप इस तरीके से होगा तो कभी नदियां उल्टा तो नहीं बहेंगी ना, अगेंस्ट द ग्रेविटी बह नहीं सकती है, क्योंकि वो तो फंडामेंटल रूल के खिलाफ हो जाएगा। ऑफकोर्स जहां पे स्लोप होगा वहीं पर नदियां बहेंगी। तो नदियां, अगर मैं इसको मिटाता हूं फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप देख सकते हो कि नदियां जो हैं, चंबल, सिंध, बेटवा, केन और ये सब रिवर जो है वो इस तरफ बह रही है, इस तरफ बह रही है। तो डेफिनेटली स्लोप किस तरफ होगा? इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, यानी नॉर्थ ईस्ट की तरफ स्लोप होगा। इसीलिए तो रिवर्स नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही हैं। बस यही हमारे को समझना था। इसी के साथ हमारा अलाइनमेंट भी खत्म हो जाता है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। यानी अलाइनमेंट क्या है? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट है, तभी तो रिवर्स जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही हैं। इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन की, विच पार्ट इज ब्रॉडर। सो दिस प्लेटो इज देयर, यस ऑफ कोर्स, फॉर ऑब्वियस रीजंस ये है, ये यहां से लेके यहां तक फैला हुआ है। मगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये ब्रॉडर कहाँ है? जैसे कि हमने हिमालयस के फॉर्म में पढ़ा था, हिमालयस यहां ज्यादा ब्रॉड है, यहां पे नैरो है। बिल्कुल उसी तर्ज पे जो हमारे ये जो प्लेटो है, ये जो हमारा मालवा प्लेटो या फिर सेंट्रल हाईलैंड है, वो ज्यादा ब्रॉड इधर है। एंड एज वी प्रोसीड टुवर्ड्स ईस्ट ये नैरो डाउन हो जाता है। समझ में आ गई बात आपको? आई थिंक इट शुड बी क्लियर। देयर इज नो रॉकेट साइंस हियर। मैंने आपको बहुत बेसिक चीजें अलॉन्ग विद द मैप बता दिया है कि ये ब्रॉड है वेस्ट में, और जैसे जैसे आप ईस्ट की तरफ प्रोग्रेस करोगे ये नैरो डाउन होता जाएगा। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं डेक्कन प्लेटो की फॉर्मेशन। तो हमारा क्या हो गया? हमने जो नॉर्दर्न पार्ट था हमारा इंडियन पेनिनसुला का, वो हमने कंप्लीट कर लिया, विच वाज सेंट्रल हाईलैंड। सो हमने समझ लिया कि सेंट्रल हाईलैंड इज मेड अप ऑफ मेनी पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल मालवा प्लेटो, इफ यू गो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मालवा प्लेटो, बुंदेलखंड, बागेलखंड, छोटा नागपुर, मेघालय प्लेटो विच इज मेड अप ऑफ 3 hills, एंड देन नॉर्थ कार्चर हिल्स, टुगेदर दे फॉर्म द सेंट्रल हाईलैंड्स। वी ऑल्सो सॉ कि कौन कौन सी इनकी बाउंड्रीज है। नॉर्थ वेस्ट में इनके अरावलीज ऑफ द इंडियन डेजर्ट है, साउथ में इसके विंध्या माउंटेन्स है, राइट, ईस्ट में इट इज सेपरेटेड बाय अ मालदा फॉल्ट, राइट। सो दैट इज हाउ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू सी द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला विच इज नथिंग बट द डेक्कन ट्रैप या फिर डेक्कन प्लेटो जिसे कहते हैं। नाउ डेक्कन प्लेटो, इसको ये एक ना इन्वर्टेड ट्राइंगल जैसा है, ऐसे करके इन्वर्टेड ट्राइंगल जैसा है। अब जाहिर सी बात है, ट्राइंगल तो यानी ट्राइंगल मतलब क्या होता है? आर्म्स होंगी, 3 आर्म्स होंगी। इसकी जो साउथ में आर्म है, ये वाला जो आर्म है, इसको बोलते हैं सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज भी एक ब्लॉक माउंटेन है, विंध्या भी एक ब्लॉक माउंटेन है, और दोनों ब्लॉक माउंटेन के बीच में से नर्मदा रिवर बहती है। अब ये ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, फोल्ड माउंटेन क्या होता है, रेसिडुअल माउंटेन क्या होता है, वोल्केनिक माउंटेन क्या होता है, ये हम किसी और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, बट जस्ट द बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी विल डू इन सम अदर क्लास। सो यहां से यहां तक ये आपका सतपुड़ा माउंटेन्स हो गए। इसके बाद महादेव हिल्स, मैकाल हिल्स, कैमूर हिल्स, ये सारे जैसे इसके पार्ट थे आपके, जिसमें कि आपका मालवा, बुंदेलखंड, बागेलखंड, छोटा नागपुर, बिल्कुल वैसी उसी तर्ज पे सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, कैमूर, ये सारे हिल्स जो हैं आपके इसके ऊपर के नॉर्दर्न बाउंड्री बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है, फिर वेस्टर्न बाउंड्री क्या बनाता है और ईस्टर्न बाउंड्री क्या बनाता है? देखो, वेस्टर्न बाउंड्री को हम कहते हैं वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न बाउंड्री को हम कहते हैं ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट को हम सह्याद्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्टर्न घाट को हम सह्याद्री भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया के वेदर सिस्टम में, क्लाइमेट सिस्टम में। कैसे, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। फिलहाल के लिए आपको इतनी बात समझनी चाहिए, आपने देखा कि ये जो डेक्कन ट्रैप है या फिर डेक्कन जो प्लेटो है, वो एक इन्वर्टेड ट्राइंगल जैसा है, जिसमें कि इसके जो बेस है वो नॉर्थ में है और बना हुआ है 4 माउंटेन रेंजेस से, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और कैमूर हिल्स से। ये इसके अलावा आपके यहाँ ईस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ वेस्टर्न घाट्स हैं। वेस्टर्न घाट को हम क्या कहते हैं? इसको हम सह्याद्री भी कहते हैं। ओके, तो हमारा ये हो गया, बाउंड्रीज हमारी कंप्लीट हो गई। कौन सी वाली? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ में कौन सा बोला मैंने? महादेव, मैकाल, कैमूर, है ना, ये सारी चीजें देखी। ईस्ट में हमने देखा ईस्टर्न घाट,
और वेस्ट में हमने देखा वेस्टर्न घाट, जिसको कि हम सह्याद्री भी कहते हैं। अब एक एक करके वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करने की कोशिश करेंगे वेस्टर्न घाट की, जो कि यहां से शुरू होता है, महाराष्ट्र की शुरुआत से शुरू होता है और केरला तक जाता है। ये वेस्टर्न घाट इट इज अ सीरीज ऑफ माउंटेन रेंज। इनका काफी अच्छी खासी हाइट है, नॉट लाइक हिमालयस, बट ईस्टर्न घाट जितना छोटे भी नहीं है। वेस्टर्न घाट की हाइट एज वी प्रोसीड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ वो बढ़ती चली जाती है। मतलब हाइट नॉर्थ में कम है और साउथ में जो माउंटेन की जो पीक्स हैं उनकी हाइट धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाती है। ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये कंटिन्यूअस रेंज है। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा बीच में से कटे फटे नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब अगर आपको वेस्टर्न घाट के इस तरफ से इस तरफ जाना है तो उसके लिए आपके पास पासेस हैं। पासेस क्या होती हैं? अब इंडिया बहुत सारे बच्चे अभी जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे वो गलियों से, मतलब उनके शहर में बहुत सारी गलियां होंगी। एक रास्ता होता है जिसमें कि आपको मेन रास्ते से जाना होगा तो पूरा घूम के जाना पड़ेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है देन यू विल हैव टू क्लाइंब अप द माउंटेन एंड देन नीचे आना पड़ेगा। मतलब आपको पूरी हाइट स्केल अप करनी पड़ेगी और उसके बाद आप वहां से घूम के आएंगे। दूसरा हो सकता है कि इन्हीं पहाड़ों के बीच में कोई पासेस हो, गलियां हो, जो आपको पहाड़ के इस तरफ से इस तरफ पहुंचा दें। ऐसे ही माउंटेन पासेस वेस्टर्न घाट में 2-3 हैं, मगर ये माउंटेन रेंज काफ़ी कंटिन्यूअस है, बीच में से कटी फटी नहीं है। आप इसको एक तरफ से उस तरफ नहीं जा सकते अनलेस कि आपके पास वो घाट हो, पास हो, या फिर आपको पूरी हाइट को क्लाइंब करके दूसरी तरफ वापस जाना पड़े। आई थिंक आई एम क्लियर इनफ कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा ये जो वेस्टर्न घाट और की मैंने आपको बात करी, एक तो मैंने आपको हाइट के बारे में बता दिया कि जैसे जैसे आप नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे हाइट बढ़ेगी, और यहाँ पर माउंटेन के 2-3 पासेस हैं जो कि हेल्प करते हैं यहाँ पर मूवमेंट में और इनफैक्ट क्लाइमेट में भी। कैसे करते हैं वो बाद में समझेंगे। फिलहाल आप ये समझ लिए कि आपको अपने मैप में 3 पासेस को लोकेट करना है, थाल घाट, भोर घाट और पलक्कड़ घाट। अगर ये 3 आप कर लो तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी समझने के लिए कि गैप क्या होते हैं। थाल घाट, भोर घाट, पलक्कड़ गैप, ये 3 गैप्स को आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। ये सब वेस्टर्न घाट में ही है, इधर से उधर, उधर से इधर जाने के लिए हेल्प करते हैं। ये कहाँ पर है, कौन सी 2 जगहों को ज्वाइन करते हैं, इसको समझिए और कोशिश करिए इसको फाइंड आउट करने के। इसके अलावा वेस्टर्न घाट मैंने आपको बता दिया। वेस्टर्न घाट की जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हाईएस्ट पीक है वो है ए, यानी अनाईमली हिल्स। अनाईमली हिल्स। और अगर इसमें इंपॉर्टेंट पीक की बात करेंगे, सबसे जो हाईएस्ट पीक है तो अनाईमुड़ी, इसी हिल की सबसे ऊंची पीक है अनाईमुड़ी पीक। ये यहां पर कहीं है। अब सवाल उठता है कि इसके कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स को देख लेते हैं तो हमारे को थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। इसको देखते हैं, इसको क्लीन करते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं सीन क्या हो रहा है। ये जो वेस्टर्न घाट है ये तो मतलब यहां से यहां तक फैले हुए हैं, नॉर्थ से पूरा साउथ तक, मतलब यहां से नॉर्थ से यहां से पूरे साउथ तक। अब जहां ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलते हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं नीलगिरी। क्या कहते हैं इसे? नीलगिरी। नीलगिरी माउंटेन्स। बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसी के नीचे आता है डोडा बेटा। ये जो हिल है इसे बोलते हैं डोडा बेटा। उसके बाद अनाईमली हिल्स, अनाईमलाई हिल्स, और इधर आ जाते हैं लास्ट में कार्डामम। अब आपको मैं याद दिलाने के लिए, मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि नॉर्थ में क्या है, उसके साउथ में क्या है, उसके साउथ में क्या है, उसके साउथ में क्या है, आपको एक सिंपल सी ट्रिक याद करनी है, वो है एनडीए। एग्जाम होता है ना इंडिया का, बस एनडीए सी। तो सिंपल सी बात है, नीलगिरी सबसे पहले, जहां वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलते हैं। हालांकि नीलगिरी पार्ट है किसका? वेस्टर्न घाट का, यानी सह्याद्री का। उसके बाद उसके फर्दर साउथ में है डोडा बेटा। उसके फर्दर साउथ में है अनाईमली हिल्स, जिसकी सबसे हाईएस्ट पीक है अनाईमुड़ी, जो कि पूरे वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है।
उसके बाद सबसे फर्दर डीप साउथ में कार्डामम हिल्स। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे सदर्न मोस्ट कौन सा है, तो ये 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको बताना पड़ेगा कार्डामम। उसके बाद अगर आपसे पूछेंगे सबसे ऊंची पीक कौन सी है, तो आप बोलोगे ये अनाईमली हिल्स या फिर अनाईमुड़ी, ये आपको बताना पड़ेगा। कुल मिला के हमारा ये वेस्टर्न घाट का ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब जरा ईस्टर्न घाट को भी देख लेते हैं। ईस्टर्न घाट, जैसे कि वेस्टर्न घाट यहां से शुरू होता है, ईस्टर्न घाट भी यहां से कहीं से शुरू होता है, और ये मिलता है किससे, इससे मिलता है वेस्टर्न घाट से। कहां पर, नीलगिरी हिल्स में। आपको मैं एक बात बताऊं कि ये जो ईस्टर्न घाट है ना और वेस्टर्न घाट, इसके अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं, और ये डिफरेंसेस का पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी। सारे टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है ये। सो वेस्टर्न घाट में सबसे पहले आप ये बोलोगे कि वेस्टर्न घाट जो है, अगर हाइट के मामले में देखा जाए, पहाड़ है तो भाई हाइट के मामले को तो देखना ही पड़ेगा, तो इसमें हाइट जो है वो ज्यादा है, मोर, और इसमें लेस इन कंपैरिजन। दूसरा हमारा का इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो माउंटेन्स हैं ये कंटिन्यूअस हैं। कौन से वाले, वेस्टर्न घाट, मैंने आपको बताया था ना। और ये जो है डाइसेक्टेड है। डाइसेक्टेड मतलब कुल मिला के बहुत सारी नदियां, जैसे कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और उनकी साथ में बहने वाली ट्रिब्यूटरीज, ये नदियां क्या करती हैं, ये जो ईस्टर्न घाट हैं, इन ईस्टर्न घाट को ये काटती हैं, और इसीलिए ये डाइसेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं, ये बीच बीच में से कट होते हैं। ये वैसे नहीं है वेस्टर्न घाट जैसे कि यहाँ वेस्टर्न घाट में क्या होता है, वेस्टर्न घाट के वेस्ट से नदियां निकलती हैं और यहाँ गिरती हैं। इस तरफ वाली जो रिवर्स है वो पूरा पेनिनसुला घूमते हुए तब जाके इनको काटती हैं। यहाँ पे वेस्टर्न घाट का क्या प्रॉब्लम है, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप से ही अरेबियन सी में गिर रही हैं, बट यहाँ पे ये जो बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं, ये पूरे पेनिनसुला को क्रॉस करते हुए आ रही हैं, और उसके बाद ये इस एरिया को काटते हुए जा रही हैं। इसीलिए ये डाइसेक्टेड पहाड़ है। क्या है ये, डाइसेक्टेड पहाड़ है। तो कुल मिलाकर आपने देख लिया कि यहाँ पर क्या है, वेस्टर्न घाट ज़्यादा हाइट है, इनकी ये ज़्यादा कंटिन्यूअस है। और तीसरी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट जो समझ में आनी चाहिए वो एक आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर खूब सारे पासेज हैं, और ऐसे पासेज आपको इस तरफ जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे। बस खत्म। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स आप कर लो तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का डिफरेंस भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना भूल गया कि ईस्टर्न घाट की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है कौन सी वाली, महेंद्रगिरी। यहां पर है महेंद्रगिरी। सो महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक। जैसे कि वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक थी कोई अनाईमली हिल्स और उसकी अनाईमुड़ी पीक, वैसे ही महेंद्रगिरी जो है वो यहां की सबसे इंपॉर्टेंट और हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की। इसके अलावा 2 और इंपॉर्टेंट हिल्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना ही है। एक है शेवरॉय और एक है जवाड़ी। ये दोनों हिल्स जो हैं वो ईस्टर्न घाट के साउथ ईस्ट में है, कुछ कुल मिला के इधर है। मैं आपको थोड़ा सा इरेज करके बताता हूं। ये देखो, यहां पर आपको देखने को मिलेगा जैसे ये ईस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है, यहां कहीं ये दोनों मिल रहे हैं, इधर यहां कहीं मिल रहे हैं ये दोनों। ये है नीलगिरी। ईस्टर्न घाट के ये जो एरिया है ये वाला, यहां पर है ये शेवरॉय और जवाड़ी हिल्स। कौन से, शेवरॉय और जवाड़ी हिल्स। देखो आप अगर मैप के ऊपर, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैप के ऊपर देख के ही आप ज्योग्राफी को अच्छी तरीके से समझ सकते हो, जान सकते हो। बुक से पढ़ोगे, सीधा रट्टा मारने की कोशिश करोगे, नहीं हो पाएगा। अब सवाल उठता है ये ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या है और इसमें वेस्टर्न घाट का क्या रोल है। मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो ये रेनफॉल वाला जो चैप्टर, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे क्लाइमेट, जो आपका शायद चौथा चैप्टर है, चौथा या 5वां चैप्टर है। मगर उसका थोड़ा सा पार्ट हम अभी पढ़ लेते हैं। जो मॉनसून के आने से आप लोगों को इतनी खुशी मिलती है, जिस मॉनसून से आने से जो खेती इतनी अच्छी होती है, उस मॉनसून के कुछ बेसिक्स समझ लीजिए। 2 तरीके से मॉनसून एंटर करता है इंडिया में। एक होता है साउथ वेस्ट मॉनसून और एक होता है इधर से। देखो ये साउथ वेस्ट मॉनसून की बात हो रही है, जिसमें कि एक ब्रांच जो है आपकी, ये है अरेबियन सी ब्रांच,
अरेबियन सी ब्रांच, और दूसरी है ये यहां से एंटर करती है, इसे बोलते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच, बॉब ब्रांच। ये है बे ऑफ बंगाल ब्रांच और ये है अरेबियन सी ब्रांच। इतना आपने समझ लिया कि साउथ वेस्ट मानसून, जो साउथ वेस्ट मानसून है वो दो तरह से इंडिया में एंटर कर रहा है, एक अरेबियन सी की तरफ से कर रहा है, एक बे ऑफ बंगाल तरफ से कर रहा है। इस ब्रांच को अरेबियन सी ब्रांच कहते हैं, इस ब्रांच को बॉब ब्रांच कहते हैं, यानी बे ऑफ बंगाल ब्रांच कहते हैं। आपको मैं एक बारिश का बता दूं, बारिश तीन तरीके की होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल, और एक होता है टेम्पोरल रेनफॉल। तो इसमें जो आपको समझने वाली बात है वो यहाँ पे है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल का मतलब है जो पहाड़ों के वजह से रेनफॉल हो उसे बोलते हैं ओरोग्राफिक। ओरो मतलब पहाड़ और ग्राफिक मतलब ये, तो ओरोग्राफिक रेनफॉल मतलब माउंटेन कॉज्ड रेनफॉल इज कॉल्ड एज ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब होता क्या है, देखो यहां से ये अरेबियन सी ब्रांच आती है और वहां से बी ऑफ बी ब्रांच आती है। हमें बी ऑफ बी ब्रांच से कुछ लेना देना नहीं है, हमारा अभी जो फुल फोकस है वो है किसके ऊपर, फुल फोकस हमारा है अरेबियन सी ब्रांच के ऊपर। यहां से एंटर करती है, 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 इस तरीके से ये एंटर करती है इंडिया के अंदर। अब होता यह है कि यहां पर हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। अब होता यह है कि समंदर यहां पे खूब सारा है, इस समंदर से वो क्या करते हैं, खूब सारा मॉइस्चर की कोई कमी नहीं है, मॉइस्चर उठा लेती है विंड। मॉनसून क्या है, विंड ही तो है, तो वो क्या करती है, खूब सारा मॉइस्चर उठा लेती है इस अरेबियन सी से। ये जो मॉइस्चर लेडन एयर है, ये जो मॉइस्चर वाली एयर है, ये क्या करती है, ये पहाड़ों के ऊपर क्लाइंब करना शुरू करती है। इस हवा में पूरा मॉइस्चर है और आपको अच्छी तरीके से पता है जैसे जैसे हम पहाड़ में ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर फॉल करेगा। जैसे ही टेम्परेचर फॉल करेगा तो ये जो मॉइस्चर लेडन एयर है इसमें कंडेंसेशन होगा और ये बन जाएंगे क्या, क्लाउड्स बन जाएंगे कि नहीं, ये क्लाउड्स बन जाएंगे। और ये जो विंडवर्ड साइड है, मतलब जहां से विंड आ रही है, यहां पर खूब सारी बारिश होगी, यहाँ पे खूब सारी बारिश होगी। और इसका ये जो लीवर्ड साइड है, यानी जहां पे ये, यहाँ से जब बादल यहाँ पहुंचेंगे तो ऑलरेडी उनमें मॉइस्चर खत्म हो चुका होगा, क्योंकि इस तरफ बारिश खत्म हो गई होगी, फिर भी थोड़ा बहुत बारिश हो जाएगा। इसी कारण से ये जो वेस्टर्न घाट के वेस्ट वाला एरिया है ये बहुत ही ग्रीन पैच है। इनफैक्ट बहुत सारे यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, बहुत सारी बारिश होती है यहाँ पर। इनफैक्ट महाबलेश्वर और ये सारी जगह जो है यहाँ पर खूब सारी बारिश। इनफैक्ट एक साल पहले या 2 साल पहले इन्होंने रिकॉर्ड क्रॉस कर दिया था, जो एवरेज एनुअल रेनफॉल होती है यहाँ पे, जो मौसिनराम है कहाँ, मेघालय में, उसका भी जो रिकॉर्ड था वो क्रॉस कर दिया था महाबलेश्वर ने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि ये जो मॉइस्चर लेडन एयर है जो यहाँ से आ रही है अरेबियन सी से, उसने खूब सारा मॉइस्चर उठाया। यहाँ पर वेस्टर्न घाट में बहुत सारे पहाड़ हैं, इन पहाड़ों की हाइट को इन्होंने क्लाइंब किया। जैसे ही क्लाइंब किया, आपको अच्छी तरीके से पता है कंडेंसेशन हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर कूल होगा ऊपर हाइट पे, और वहीं पे बारिश हो जाएगी। और बारिश होने के बाद यहाँ विंडवर्ड साइड में खूब सारा ग्रीन पैच होगा, क्योंकि हमारे को पता है वेजिटेशन के लिए आपको खूब सारी बारिश की जरूरत है, और वो बारिश हो जाएगी। ओके, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट थिंग। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। सो दिस इज व्हाई आई सेड कि भाई जो वेस्टर्न घाट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके बारिश में, मॉनसून में और क्लाइमेट सिस्टम ऑफ इंडिया में। सो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। हाईएस्ट पीक्स हमने ऑलरेडी कर दिया है। इंक्रीजिंग हाइट ऑफ वेस्टर्न घाट ये भी हमने कर लिया कि नॉर्थ से साउथ की तरफ बढ़ती है, और सबसे ऊंची कौन सी है ये भी हमने देख ली। लोकेशन ऑफ ईस्टर्न घाट्स भी हमने देख लिया कि ये है लोकेशन ऑफ ईस्टर्न घाट्स। महेंद्रगिरी सबसे ऊंची पीक है इसकी। लोकेशन ऑफ शेवरॉय और जवाड़ी ये हमने देख लिया कि साउथ ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स, ये ईस्टर्न घाट है, इसके साउथ ईस्ट में यहाँ पर है शेवरॉय और जवाड़ी हिल्स। इसी के साथ हमारा ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही टफ और बहुत ही डिस्क्रिप्टिव ये जो कॉन्सेप्ट था पेनिनसुला का और वेदर सिस्टम का, ये हमने सीखने की कोशिश करी। ऐसा हो सकता है कि आपको ये पहली बार में उतना अच्छे से समझ में ना आए। वैसे तो आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको अच्छे से समझ में आए, बट अगर आपको नहीं आ रहा तो आप वीडियो को फिर से देखो, और अगर उसके बावजूद आपके कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरीज हैं, तो पुट डाउन
द क्वेरीज इन योर कमेंट बॉक्स। मैं चाहूँगा कि मैं उनको रिजॉल्व करूँ, बट वो तभी होगा जब आप उसको कमेंट बॉक्स में डालोगे। Let's go to the next topic. So this I have already explained you. These are the aspirational states, मगर हमारा उससे लेना देना नहीं था. I just wanted to show you where बुंदेलखंड and बाघेलखंड is, which is a part of your central highland. Now next comes your Indian desert. अब हमारे को Indian desert पढ़ना है. Indian desert बहुत ही आसान है. इसको हम बड़े सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे तो आसानी से हो जाएगा। इंडियन डेजर्ट की लोकेशन हम अच्छी तरीके से जानते हैं। इंडियन डेजर्ट कहाँ है? अरावलीज के नॉर्थ वेस्ट में इंडियन डेजर्ट है। ये देखिए, इट लाइज टू द वेस्ट ऑफ अरावलीज, ये हम सब जानते हैं। अगर एनुअल रेनफॉल की बात करें तो यहाँ 150 mm से नीचे रेनफॉल होती है। एनुअल रेनफॉल इतनी कम होती है। आप मुझे एक बात बताओ, जहाँ बारिश कम होगी वहाँ एरिड होगा कि नहीं? एरिड मतलब होता है सूखा। जहाँ 150 mm एनुअल रेनफॉल बारिश हो रही है वहाँ सूखा तो होना ही, एरिड क्लाइमेट तो होना ही है। और अगर कहीं एरिड क्लाइमेट होगा तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि वेजिटेशन वहाँ पर हो ही नहीं सकती, वहाँ लो वेजिटेशन कवर होगा। इसके अलावा दूसरी बात यह है, क्योंकि जो रिवर्स होती है ना, उनमें दो तरीके से पानी आ सकता है, या तो ग्लेशियर्स से पिघल के या तो बारिश से होके। मगर यहाँ ना ग्लेशियर्स हैं और ना यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए यहाँ पर जो रिवर्स होती भी छोटी मोटी, वो थोड़े मोड़े टाइम को छोड़ के, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है उसको छोड़ के वो सूख जाती हैं और रेत में ही जो है वो डिसअपियर हो जाती हैं। इसलिए जो नॉर्मल रिवर्स हैं जो कि सी तक पहुंचती हैं, यहाँ पे सी तक पहुंचने वाली रिवर्स नहीं है। केवल एक इंपॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है लूनी। लूनी एक इंपॉर्टेंट रिवर है, एक इंपॉर्टेंट लाइफ लाइन है यहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए। सो इसको आप मत भूलिएगा, लूनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। सो लूनी जो है यहाँ पर रहती है। सो ये पॉइंट हमने हो गया। इसके बाद आपने देखा होगा बार्चन्स या फिर जो लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स होते हैं। ड्यून्स मतलब होता है एक रेत का पहाड़, और ये रेत के पहाड़ बिल्कुल बाहर बाकी पहाड़ों जैसे नहीं होते। इनकी लोकेशन चेंज होती रहती है, कभी कहीं तो कभी कहीं होते हैं। तो अभी आपको समझने वाली बात यह है कि हमारे इंडियन डेजर्ट में दो तरीके के ड्यून्स हैं। एक है क्रीसेंट शेप ड्यून और दूसरा है लॉन्गिट्यूड ड्यून्स। क्रीसेंट शेप ड्यून क्या होता है? ऐसा होता है चांद जैसा, मतलब जैसे वो जो होता है ना वैक्सिंग क्रीसेंट जैसा ये ड्यून होता है। ज्यादातर इंडियन डेजर्ट में आपको इसी तरीके का ड्यून देखने को मिलेगा। 90 मतलब काफ़ी ज़्यादा। मगर जैसे जैसे आप इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाओगे, जैसलमेर और इस तरफ, वहाँ पर आपको ये लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स देखने को मिलेगा। इसी के साथ हमारा इंडियन डेजर्ट भी खत्म हो जाता है। इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक। आपको सिर्फ इसकी लोकेशन याद करनी है, बाकी पॉइंट्स एक के बाद एक अपने आप निकलते जाएंगे। 150 mm के बाद नीचे बारिश होती है। इसके अलावा वेजिटेशन कम होगी, एरिड क्लाइमेट होगा, नदियाँ जो हैं वो सीजनल हैं, ज़्यादातर डिसअपियर हो जाती हैं। लूनी इंपॉर्टेंट रिवर है। दो तरीके के सैंड ड्यून्स देखने हैं, एक क्रीसेंट शेप ड्यून और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, और इसी के साथ हमारा इंडियन डेजर्ट भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे कोस्टल प्लेन्स की, जो कि हमारा 5वां फिजियोग्राफिक डिवीजन होगा। पहली बात मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्लेन कैसे बनता है। प्लेन बनता है नदियों से। किससे बनता है? नदियों से। जैसे हमने बोला था नर्दर्न प्लेन, नर्दर्न प्लेन बन रहा था किससे? उन हिमालयन रिवर्स से और उनकी ट्रिब्यूटरी से जो हिमालय से निकलती हैं। बिल्कुल वैसे ही कोस्टल प्लेन्स मतलब हो गए जो कोस्ट में रहने वाले प्लेन्स होते हैं। ये जो प्लेन्स हैं इनको बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। ये वेस्टर्न घाट के इस तरफ है, यानी इस तरफ वेस्टर्न घाट्स हैं, ऐसे करके ऐसे वेस्टर्न घाट्स हैं, और इनके वेस्ट में ये वाला जो पैच आप देख रहे हो ये है आपका कौन सा वाला? इसको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन। ये सारा कोस्टल प्लेन से जो गुजरात से शुरू होता है, ये वेस्ट में ही नहीं, ये ईस्ट में भी है। बिल्कुल वैसे जैसे यहाँ ईस्टर्न घाट होगा, और ये वाला जो प्लेन है इसके ईस्ट में, इसको बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब सवाल है 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें। जैसे नर्दर्न प्लेन नदियों से बना था, बिल्कुल वैसे ही ये जो कोस्टल प्लेन्स हैं ये भी नदियों के द्वारा ही बनाए जाएंगे। हालांकि वो हिमालयन रिवर्स से बना था, ये पेनिनसुलर रिवर्स से बनेंगे। पेनिनसुला में बहने वाली रिवर्स को हम पेनिनसुलर रिवर्स कहते हैं। जैसे कि एक है गोदावरी, एक है कृष्णा, एक है कावेरी, उसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज, राइट। सो इनकी भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज होती हैं। ऐसे करके इन ट्रिब्यूटरीज, ये ट्रिब्यूटरीज क्या करती हैं, ये ट्रिब्यूटरीज क्या करती हैं, और ये नदियां क्या करती हैं, खूब सारा इरोजनल एक्टिविटी करती हैं, खूब सारा इरोजन करती हैं। और जब ये इरोजन करती हैं तो अपने साथ सेडिमेंट्स ले लेती हैं, और बाद में इन सेडिमेंट्स को जाके वो डिपॉजिट कर देती हैं, और जहां सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं वो बन जाता है प्लेन। और वो प्लेन कहाँ बन रहा है? कोस्ट में बन रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं इनको कोस्टल प्लेन। इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि ज्यादातर ये जो पेनिनसुला में रिवर्स है ये ज्यादातर ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। कौन सी फ्लोइंग रिवर है? ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। चाहे वो गोदावरी हो,
चाहे वो कृष्णा हो, जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं वो इस तरफ बहती हैं। इसलिए ये जो प्लेन्स हैं, अब ज्यादा बड़ा नदी, ज्यादा लंबी नदी, इसका मतलब ज्यादा डिपोजिशन, ज्यादा डिपोजिशन मतलब ज्यादा ब्रॉडर प्लेन बनेगा। यहां पर, यहां ज्यादा ब्रॉडर प्लेन बनेगा, देख सकते हैं आप, यहां ज्यादा ब्रॉडर प्लेन बनेगा। और जो इस तरफ रिवर्स बहती है, मतलब जो इस तरफ बहती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, ये छोटी रिवर्स है क्योंकि ये वेस्टर्न घाट के वेस्ट से निकल रही हैं। मैंने आपको बताया था वेस्टर्न घाट्स, और ये वेस्टर्न घाट के वेस्ट से निकल रही हैं, छोटी छोटी रिवर्स हैं, इसलिए ज्यादा डिपोजिशन नहीं करती हैं। और क्योंकि ये ज्यादा डिपोजिशन नहीं करती हैं, तो जिसके वजह से क्या होगा, अगर ये ज्यादा डिपोजिशन नहीं करेंगी, इसलिए ये जो प्लेन होगा वो नैरो होगा। नेक्स्ट चीज जो आपको समझनी है, एक तो ये हो गया डिफरेंस, ये ज्यादा ब्रॉडर होगा, ये नैरो होगा। क्यों? क्योंकि यहां बड़ी नदियां डिपोजिशन कर रही हैं, इसलिए बड़ा डिपोजिशन हो रहा है, इसलिए बड़ा प्लेन। यहां छोटी नदियां डिपोजिशन कर रही हैं, इसलिए छोटा प्लेन होगा, नैरो प्लेन होगा इसके कंपैरिजन में। इंपॉर्टेंट चीज जो दूसरी चीज हमारे को समझनी है वो है इसके जो मेजर क्लासिफिकेशन है। पहले वेस्ट को देखेंगे, पहले ईस्ट को देख लेते हैं, फिर वेस्ट को देखेंगे। ईस्ट में दोनों सिंपल है, एक तरफ ये वाला है, ये वाला जो एरिया, मतलब कुल मिला के ये वाला जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न सरकार। और इसके डीप साउथ में, फर्दर साउथ में जो है उसको हम बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल कोस्ट। तो यहां तक, यहां से यहां तक नॉर्दर्न सरकार, यहां से लेके यहां तक कोरोमंडल कोस्ट। अगर आपको कंफ्यूजन हो कि कोरोमंडल कोस्ट ये वाला था या ये वाला था, एक सिंपल सी बात है, नॉर्दर्न सरकार में तो कंफ्यूजन नहीं हो सकता क्योंकि नॉर्थ में तो यहां तो आ नहीं सकता। तो कोरोमंडल कोस्ट, सी से चेन्नई, यहां चेन्नई है तो सी से चेन्नई, सी से कोरोमंडल कोस्ट, ये आपको अच्छी तरीके से पता हो जाएगा। इसके बाद हम वेस्ट की तरफ चलते हैं, मतलब इस तरफ वाले प्लेन की तरफ। ये गुजरात से शुरू होता है, खटियावार प्लेन। इसके अलावा ये जो महाराष्ट्र और ये जो गोवा वाला प्लेन है, कोस्टल प्लेन, इसको हम बोलते हैं कोंकण प्लेन, इसको बोलते हैं कन्नड़ प्लेन, इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। मालाबारी पराठा भी आपको याद होगा, मालाबारी पराठा लोग खाते हैं, तो वो क्या केरला वाला है एरिया, इसलिए उसको वैसा बोलते हैं मालाबारी पराठा। सो ये हो गया मालाबार का कोस्ट, ये मालाबार। इसके अलावा ये कन्नड़ प्लेन, कर्नाटका वाला जो रीजन है, ये गोवा और महाराष्ट्र वाला जो है इसको बोलते हैं कोंकण, और ये है खटियावार कोस्टल प्लेन। कुल मिला के कोस्टल प्लेन भी अपना कंप्लीट हो गया। सो इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर क्या है इसके अंदर, एक्सटेंट एंड डिवीजन ये हमने अच्छे से पढ़ लिया, लोकेशन अच्छे से पढ़ लिया, फॉर्मेशन हमने देख लिया, नदियों के द्वारा बनाई जाती है, इसलिए कौन सा बड़ा है कौन सा नैरो ये हमने पढ़ लिया, कौन सा ब्रॉडर है कौन सा छोटा है और क्यों, उसका रीजन हमने समझ लिया। इसी के साथ हमारा 5वां फिजियोग्राफिक डिवीजन भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे अपने छठे और फाइनल जो हमारा फिजियोग्राफिक डिवीजन है, वो है आइलैंड ग्रुप। जैसे कि आपको पता है हमारे पास 2 ही आइलैंड ग्रुप है, एक है बे ऑफ बंगाल में और दूसरा है आपका अरेबियन सी में। जो बे ऑफ बंगाल वाला है उसे हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार, और जो आपका अरेबियन सी वाला है उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हम लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो पहले इसको देख लेते हैं, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को। मैं आपको बताता हूँ, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो है ना वो 90% अनइनहैबिटेड है, मतलब यहाँ पर इंसान की पॉपुलेशन नहीं है, ज़्यादातर जंगली जानवर हैं और इसके अलावा बर्ड्स हैं। और बर्ड से याद आया, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी जिसे बोलते हैं पिट्टी आइलैंड। क्या बोलते हैं इसे? पिट्टी आइलैंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड सेंचुरी है, और वो किस ग्रुप आइलैंड का पार्ट है? वो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड का पार्ट है। इसको मत भूलिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पोटेंशियल क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पूरा अरेबियन जो सी में ये जो आइलैंड है हमारा, ये जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, ये कोरल ओरिजिन का है। अब आप सवाल पूछेंगे ये कोरल क्या होता है? कोरल पॉलिप्स बेसिकली एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और वो ऑर्गेनिजम्स, आपने स्नेल देखा होगा जैसे अपने बाहर आउटर कवरिंग में एक शेल बनाता है जिसमें वो प्रोटेक्टेड रहता है, बिल्कुल वैसे ही ये कोरल पॉलिप्स क्या करते हैं, अपने बाहर एक लाइमस्टोन का शेल बनाते हैं जिसमें वो शेल्टर प्रोवाइड करता है उसे, मतलब कि वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इन कोरल पॉलिप्स को। उसके अलावा यहाँ पर एक एल्गी भी रहती है, एल्गी इनको फूड प्रोवाइड करती है और बदले में ये जो कोरल पॉलिप्स हैं वो उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। एक किस्म का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है इन दोनों के बीच में, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन, जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है एक दूसरे से। जब ये कोरल पॉलिप्स मरते हैं, जैसे कि आप अभी देख रहे होगे इस एनिमेशन में कि ये कोरल पॉलिप है
और कोरल पॉलिप में आपने क्या किया, ये जो कोरल पॉलिप्स हैं इसमें ये जो स्केलेटन, आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये कोरल पॉलिप का आउटर स्केलेटन है। जब ये मर जाते हैं तो ये वहां रुक जाते हैं और ये पास पास में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, जिसकी वजह से ये सब साथ में एक पूरा स्ट्रक्चर, बड़ा स्ट्रक्चर दिखता है। ये मर जाते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे करके ये पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। जब ये पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाता है तो इसमें एल्गी की वजह से कलर आता है जो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। और बाकी इनके बीच में क्या रिलेशन है ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब इसके अलावा आपको जो समझने की बात है सिर्फ दो चीजें, कि ये जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है 1973 तक ये 3 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते थे, जिसमें होते थे, एक होता था लक्केडिव, एक होता था मिनिकॉय और एक होता था अमिंडिव। लक्केडिव, मिनिकॉय और अमिंडिव। 1973 में इसको लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का नाम दिया गया और इसके अलावा कावारट्टी आइलैंड जो है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर बन गया। कावारट्टी जो है, कावारट्टी आइलैंड, वो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर हो गया। सो पहले ये 3 थे, इसको 1973 में क्या किया, लक्षद्वीप नाम दिया गया और इसके अलावा जो कावारट्टी है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है किसका, लक्षद्वीप का। अब लास्ट देख लेते हैं आपका अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार जो है वो बे ऑफ बंगाल में है और इसको अगर आप ब्रॉडर डिवीजन करना है तो नॉर्थ में अंडमान है, साउथ में निकोबार है। इसके अलावा ये फर्दर डिवाइडेड है नॉर्थ, मिडिल, साउथ, लिटिल अंडमान में और फिर ग्रेट निकोबार और कार निकोबार में। ये इस तरीके से डिवाइडेड है। मगर आपको जो समझने वाली बात यह है कि ये जो अंडमान निकोबार है ये इक्वेटर से काफ़ी क्लोज है। मैंने आपको बताया था ना जब हमने फर्स्ट चैप्टर किया था कि मेन लैंड इंडिया का जो सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री 4 मिनट्स है, जबकि अगर आप फर्दर साउथ जाओगे तो निकोबार आइलैंड का जो लास्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है उसका जो लैटिट्यूड सदर्न मोस्ट है वो 6 डिग्री 7 मिनट्स है। तो कुल मिला के ये काफ़ी इक्वेटर के पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसका जो क्लाइमेट है वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है और यहाँ पे वेजिटेशन काफ़ी थिक हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे यूपीएससी में भी एक बार क्वेश्चन आया था कि अंडमान निकोबार में कौन सा एक्टिव ग्रुप ऑफ वोल्केनो है, तो वो बैरन आइलैंड, वो बैरन वोल्केनो है। ये बैरन आइलैंड है जहाँ पर ये आपको मिलेगा एक्टिव वोल्केनो। सो इसी के साथ हमारा ऑलमोस्ट क्या पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, जहां हमने फिजियोग्राफिक डिविजन्स को अच्छी तरीके से समझा। अब हमारे को क्या करना है, क्वेश्चन एंड आंसर्स करने। सो बिफोर वी गेट ऑन टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन, कि ताकि एक बार आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर्स बहुत आसानी से खुद से कर पाओगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालना। मैं चाहूँगा कि आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा कमेंट करोगे, मैं उतना ज़्यादा आपकी क्वेरीज को आंसर करने में खुश रहूँगा। थैंक यू सो मच।